रोहतांग जा सकते हो, बर्फ जब होती है बिल्कुल मई की स्टार्टिंग में, बस तभी जा सकते हो, बस बाकी तो कुछ ऐसा नहीं है। राइट। नहीं, अभी मनाली में जो सोलांग वैली वहाँ पर इस टाइम पे भी बर्फ होती है। हाँ इस टाइम तो बर्फ होती है, हाँ जी हाँ जी। अल्टर टनल के पास इस टाइम बर्फ बिल्कुल, होती है। अभी अटल टनल बंद हो जाएगा जब मनाली में स्नो रहेगी, तब अटल टनल बंद कर देते हैं वो हाँ लोग। हाँ 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 हाँ, मैं गया था उधर। बिल्कुल। है मेरा प्लान, मैं तो स्पीति पिछले 3 साल से सोच रहा हूँ जाने के कहाँ पर, मनाली? लिए। नहीं नहीं, स्पीति। अच्छा, स्पीति वैली। वहाँ का मैंने भी प्लान हाँ किया हुआ है, मे बी नेक्स्ट ईयर, ऊपर वाले ने चाहा तो नेक्स्ट ईयर वहीं का प्लान है। अच्छा। हाँ, बस ठीक। मैं हर बार सोचता हूँ, 2 3 3 साल से सोच रहा हूँ, बस ये है कि जब लेडीज हो साथ में तब तो सोचना पड़ता है। बिल्कुल, लेडीज हो, बेबी हो, सोचना पड़ता है, या फिर मम्मी पापा हाँ हाँ जैसे बिल्कुल। सीनियर सिटीजन हो तो थोड़ा सा सोचना ही पड़ता है वहाँ वो लोग तो नहीं जा पाएंगे खैर। पर। हाँ, वो वहाँ पर क्या ऐसी है, जगह तो बर्फीली बेचारे जगह, सर्वाइव। सरवाइव नहीं है, वो उस नेचर नहीं है, पता चले जाके बीमार और पड़ जाए। हाँ हाँ, वो तो नहीं, वो तो पॉसिबल बेकार जगह है फैमिली के, वो बड़े के साथ तो जाने के लिए तो। अपना जब तक यंग है, अपना 40 तक एज है, जब तक घूम लो उसके बाद तो बेकार है। बिल्कुल, उसके बाद जाना मतलब वही है, रिस्क लेना एक टाइप से। हाँ 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 बिल्कुल, वो अपनी हेल्थ के साथ भी खराब है। बिल्कुल। कई लोग होते हैं ना, मतलब अपने नॉर्थ इंडिया की ठंड नहीं झेल पाते, तो फिर तो वो जम्मू कश्मीर और शिमला वगैरह की ठंड तो अलग ही होती है। हाँ हाँ, वो चलिए, तो अलग होती है। बिल्कुल स्टार्ट करें अपन। ठीक है। सो आज अपन हाँ पढ़ने जी हाँ जी, वाले स्टार्ट हैं, करो। आज पढ़ने वाले हैं अपन हेड एंड टेल कमांड के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि हेड एंड टेल कमांड क्या काम करती है। देखिए, आप हेड एंड टेल कमांड से फाइल को रीड कर सकते हो। तो फिर बात आती है कि विवेक जी, अभी कल ही तो अपन ने पढ़ा था कि कैट कमांड से फाइल को रीड कर सकते हैं, तो फिर हेड और टेल की क्या जरूरत है, क्यों यूज कर रहे हैं, राइट? कुछ तो अलग होगा। तो देखिए, हेड एंड टेल कमांड का यूज करके हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जब अपन लॉग मॉनिटरिंग करना हो या फिर लॉग की फाइल को रीड करना हो, तब ये आपकी हेड और टेल कमांड बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपके पास एक लॉग फाइल है जिसमें 50,000 लाइन लिखी हुई है, राइट? 50,000 लाइन्स लिखी हुई हैं। अब आपको बोला गया रीड हाँ करने जी। को, आप क्या करोगे, कैट कमांड यूज करोगे, पूरी 50,000 लाइन वन टाइम में रीड कर देगा, पूरा पेज भर जाएगा, आप स्क्रॉल अप डाउन करोगे बस, राइट? तो हेड एंड टेल कमांड क्या करता है, हाँ आपको कोई यूनिक लाइन देखना हो, लाइक आपको ऊपर से 5 लाइन देखना हो, बीच की 5 लाइन देखना हो, नीचे की 5 लाइन देखना हो, ऊपर की 10 लाइन्स देखना है, नीचे की 10 लाइन्स देखना है, तो कस्टम नंबर ऑफ लाइन्स को आप रीड करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हैं हेड एंड टेल कमांड। बात आई समझ में इतनी? ओके। हाँ अब समझ आ गया। बात करते हैं, अपने पास मान लीजिए एक फाइल है मेरे पास, लॉग्स डॉट टी एफ या फिर लॉग्स डॉट टी एक्स टी। ओके, मैंने बोला ये मेरे पास लॉग्स डॉट टी एक्स टी करके एक फाइल है। इस फाइल में कितने 20,000 या 200 लाइन्स लिखी हुई हैं। अब मैंने बोला इसकी मुझे नीचे की सिर्फ 10 लाइन्स रीड करनी है, या फिर लाइन नंबर 10 to 20 रीड करनी है। तो अगर मैं कैट कमांड से ये काम करूँ तो नॉट पॉसिबल। अगर कैट कमांड से मैं इसको रीड करना चाहूँ कि मुझे लाइन नंबर 20 to 30 का रीड करना है, तो नॉट पॉसिबल। मतलब क्या होगा, 1 to पूरा 200 लाइन्स दे देगा। तो मैंने क्या बोला, हेड कमांड यूज कर सकते हो। अब हेड कमांड से क्या करता है ये, आपको बाय डिफॉल्ट ऊपर की 10 लाइन देगा, और टेल कमांड से नीचे की 10 लाइन देगा बाय डिफॉल्ट। बात ही समझ में? सपोज हाँ दैट मैंने कल अपन हाँ एक फाइल लिखी हुई थी, लाइन नंबर 1 पे लिखा हुआ था लिनक्स, ओके। लाइन नंबर 2 पर लिखा था मैंने AWS, लाइन नंबर 3 पर लिखा था टेराफॉर्म, डॉकर, कुबरनेटिस, राइट? 5 पर है आपका हाँ टेराफॉर्म। उसके बाद लाइन नंबर 6 पर आपने लिख दिया पाइथन। उसके बाद लाइन नंबर 7 पर लिख दिया एलसीबल। उसके बाद 8 पर लिख दिया आपने गिटहब, या फिर गिटलैब भी आजकल बहुत डिमांड में चल रहा है, तो गिटलैब भी लिख सकते हो, ठीक है। उसका जेनकिंस, या फिर कई लोग CI सर्कल यूज़ कर रहे हैं, तो CI सर्कल का भी आप यूज़ कर सकते हैं, राइट? उसके बाद लाइन नंबर 10 पे क्या कर सकते हो, आप कुछ और लिख दो, लाइक चलो मैंने JNK लिख दिया, जम्मू एंड कश्मीर, ओके। और लाइन नंबर 11 पे लिख हाँ दो जी। डेल। इतनी लाइन्स हो गई। अब जरा समझना है कि अगर मैं हेड कमांड चलाता हूं तो ये क्या करेगा, तो ये ऊपर की सिर्फ ये 10 लाइन्स देगा। बात आई समझ में? क्या करेगा, ऊपर की ये 10 लाइन्स देगा। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, टेल कमांड यूज करता हूं, तो मुझे नीचे की 10 लाइन देगा। दैट मीन्स लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 11 तक मिलेगी। तो ओके। ऑर्डर चेंज नहीं होगा टेल कमांड के केस में, सिर्फ क्या होगा, वो नीचे की 10 लाइन्स देता है बाय डिफॉल्ट।
फिर बात आती सर अगर बाय डिफॉल्ट 10 देता है, मुझे 10 से ज़्यादा चाहिए तो क्या ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो। कैसे लेंगे ध्यान से देखेंगे। मैंने यहाँ पर लिया हेड कमांड -n ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? -n ऑप्शन यूज कर, हाँ -n ऑप्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद कितनी लाइन चाहिए आपको, तो आपने बोला सर 15 चाहिए तो 15 लिख दो। किस फाइल से चाहिए, आप फाइल का नाम बता दो। तो मैंने बोला logs.txt से चाहिए, तो ये क्या करेगा, logs.txt से आपको क्या करेगा, 15 लाइन्स आउटपुट में प्रेजेंट कर देगा, आपको निकाल कर दे देगा। बात ही समझ में? ठीक है। ठीक है। हाँ। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि बाय डिफॉल्ट 10 लाइंस देता है, क्या मैं उससे कम भी रीड कर सकता हूँ? बिल्कुल। आपको लगता है आपको ओनली 3 लाइंस का डेटा चाहिए, आपने बोला -n और 3, और फिर आपने फाइल का नाम दिया logs.txt, तो ये क्या करेगा, आपको 3 लाइन का डेटा दे देगा। बात आ गई समझ में? इसी तरीके से आप यहाँ पर जो है तो बिना -n के भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। बात आ गई समझ? तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, नंबर भी बता सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पर फंडा आता है, क्या मैं एक से ज्यादा फाइल का आउटपुट एक बार में देख सकता हूँ? बिल्कुल। आप हेड कमांड चलाओ, -n 5 लाइंस चाहिए, कहाँ से? मैंने बोला एक मेरे पास फाइल है विवेक.txt, दूसरी फाइल है india.txt, इन दोनों फाइल का डेटा दे दो, दोनों फाइल से आपको 5 लाइंस निकाल कर दे देगा। तो इस तरीके से ये क्या करता है, आपका हेड कमांड वर्क करता है। बात आ गया समझ में? सेम इसका अपोजिट होता है आपका टेल कमांड। बस क्या करता है, हेड कमांड ऊपर से नीचे जाता है, टेल कमांड नीचे से ऊपर जाएगा, ऑर्डर चेंज नहीं करेगा। बात आई समझ में? ठीक है सर। चलिए आते हैं थोड़ा सा इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारी लिनक्स की मशीन है, मैंने इसको बंद भी नहीं किया, इसको लॉगिन किए अपन। तो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास बाय डिफॉल्ट भी कुछ फाइल्स होती हैं, मैं उन फाइल्स का यूज कर सकता हूँ, लेकिन अभी के केस में क्या कर रहा हूँ मैं, आपको थोड़ा सा दूसरी फाइल ले लेते हैं। कल अपन कौन सी फाइल बनाई थी, यहाँ पर एक बार देख ले, india.txt बनाई थी आई थिंक, ठीक है, vim, और india.txt को रीड करते हैं एक बार क्या है। परफेक्ट, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पर है, तो मैंने क्या बोला, इस लाइन के आगे अपन और भी लिख देते हैं। चलो तो मैं क्या करता हूँ, लाइक लिख दिया MP UP दिल्ली पुणे बेंगलोर हैदराबाद, राइट। उसके बाद और क्या है आपका IT हब, नोएडा एंड गुड़गांव। चलो इतना लिख दिया मैंने। अब इसको जरा मैं रीड करता हूँ क्या आउटपुट आता है, राइट। तो मैंने कैट किया india.txt। आपने सेव किससे किया था, विम फाइल को सेव करने के लिए? उसको देखो दो तरीके से सेव, हाँ उसको सेव करने के लिए आप फाइल से बाहर आओ, शिफ्ट कॉलन दबाओ, WQ से भी सेव हो जाता है। दूसरा है कि शॉर्टकट शिफ्ट Z प्रेस करो, इससे भी हो जाता है। ठीक है, इंसर्ट मोड से बाहर आओगे और शिफ्ट Z प्रेस करोगे, फाइल सेव हो जाती है। जितने भी बंदों को मैंने पढ़ाया है लिनक्स, सब यहाँ पर क्वेश्चन 100% पूछते ही पूछते हैं कि सर आपने ये फाइल सेव कैसे की। लोग करते क्या है, जैसे यहाँ पर फाइल सेव करना होता है उनको, तो जैसे उन्होंने लिख दिया क्या लिख दिया, चलो उन्होंने कुछ और लिख दिया, दिल्ली NCR लिख दिया, ठीक है, इंसर्ट मोड में है। अच्छा, अगर हमें इस फाइल में इंसर्ट मोड पे जाना हो अगर, तो कैसे जाएंगे, क्या प्रेस करेंगे सर फिर? आई ऑप्शन से, अभी सारा बताऊंगा VIM, टेंशन नहीं लो, बहुत डिटेल में इसका, ठीक है। तो लोग यहाँ पर कंफ्यूज क्यों होते हैं, देखो मैं बताता हूँ। जनरली क्या करते हैं लोग, ये इंसर्ट मोड से बाहर आए, अब उसको सेव करना, तो ये इस तरीके का WQ एक्सक्लेमेशन करते हैं, इस तरीके से सेव करते हैं। बट मैं ऐसा नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर शिफ्ट Z प्रेस करता हूँ, फाइल सेव हो जाती है। तो कई बार ऐसे होता है बंदे दूसरे जगह से पढ़ के आए होते हैं, तो फिर भी पूछते हैं सर क्या हो गया यहाँ पर, आपने कैसे सेव किया। चलिए ठीक है, तो वापस आते हैं थोड़ा सा। तो मैंने बोला कैट कमांड से -n ऑप्शन के साथ क्या करो, india.txt को रीड करें। कितनी लाइन से, 20। कल को मान लीजिए 200 होती तो पूरी लाइंस देता, बिल्कुल। मैंने बोला हेड कमांड से यूज करो, क्या करो, हेड कमांड से रीड करो। कितनी लाइंस आई हैं, 10 लाइंस, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने बोला लाइन नंबर भी चाहिए, तो -n ऑप्शन सपोर्ट करेगा क्या, बिल्कुल नहीं, देखो एरर दे देगा। तो -n के साथ ये क्या करता है, आपका नंबर सपोर्ट करता है, कितनी लाइंस चाहिए, मैंने 12 लिख दिया, तो ये बता रहा है 12 लाइंस आपके पास ये आ चुकी है, राइट।
तो यहाँ पर हाइफन एन ऑप्शन यूज नहीं किया जा सकता, ओनली अगर आप लाइन नंबर रीड करना चाहते हो। तो मैंने बोला था कल कि अगर मुझे लाइन नंबर चाहिए तो क्या करते हैं, पाइप सिंबल यूज करते हैं, राइट। और उसके बाद एनएल कमांड चला दो। तो यहाँ पर आप लगाइए पाइप सिंबल, एनएल कमांड, इंटर। तो देखो लाइन नंबर 10 तक आपको आउटपुट मिलता है बाय डिफॉल्ट। सेम चीज आपको टेल कमांड से होगा, जैसे मैंने यहाँ पर किया, टेल कमांड चला दी और इंटर। तो देखो लाइन नंबर 10 से दे दिया आपको। हाँ जी, हाँ जी। समझ आया? हाँ। ठीक है, चलिए अब यहीं पर एक और चीज देखो। अभी आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, कहाँ गया ये, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पहले बिना इसके, देखो मतलब कैट कमांड करके देखो आपको कितनी लाइन्स है यहाँ पर। 20 लाइन्स है, परफेक्ट। अब यहाँ पर मैंने कमांड चलाया हेड हाइफन एन और उसके बाद मैंने चला दिया 5 और कहाँ से, india.txt से। कितनी लाइन्स आ गई, 5 लाइन्स आ गई, परफेक्ट। लेकिन यहीं पर मान लीजिए मैंने क्या किया, माइनस का 5 लगा दिया और इंटर कर दिया। अब क्या हुआ, कुछ अलग दिखा है, यस और नो? उसने लिया ही नहीं। हाँ, लेकिन इसने सारी लाइन दिखा दी है। देखो यहाँ पर कहाँ सारी लाइन दिखाई, देखो ना आउटपुट, देख रहे 15 हो? दिखाई है। 15 दिखाई। अभी इसने किया क्या है, जरा इसको देखो, ठीक है। हाँ। ये हो गया। मैं एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ साइड में और दिखाता हूँ अभी आपको। इसको भी मैं रूट से ही लॉगिन करता हूँ। क्या किया मैंने, कैट हाइफन एन और india.txt। देखो तो इसने क्या किया, आपको लिनक्स से लेकर पुणे तक दिया। तो ये क्या करता है, जब आप माइनस में हाँ। देते हो तो ये आपको 5 लाइंस या जितना भी लिखोगे ना माइनस में, उतनी लाइंस छोड़ देता है, इग्नोर कर देता है। ओके, ठीक है, समझ, नीचे की तरफ से। बिल्कुल ठीक समझ है। आए। तो इस तरीके से आप कर हाँ, सकते हो। समझ आ गया। अब इसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास एक और कोई सी फाइल है, जैसे मैं कैट करता हूँ विवेक.txt, इसमें कोई डेटा नहीं, तो मैं काम करता हूँ विवेक.txt के अंदर आता हूँ और यहाँ पर लिख दिया मैंने AWS 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 AWS, ये मैंने डेटा ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, सिंपल सा कुछ भी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। चलिए इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैंने क्या बोला, मुझे 3 लाइंस चाहिए। क्या चाहिए मुझे, लाइन 3 चाहिए। कहाँ कहाँ से, india.txt से 3 लाइंस लेनी है मुझे, 3 लाइंस। और उसके बाद मुझे क्या करना है, विवेक.txt से भी 3 लाइंस लेना है। देखो इसने क्या किया, आप सॉरी कुछ मिस्टेक हुई क्या, हाँ, वो आपने नीचे की लास्ट की उसने 3 लाइन वो कर दिया आपने, ये माइनस, हाइफन लगा रखा है 3 ठीक लाइन्स का। ठीक ठीक है, मैंने हाँ। माइनस लगा दिया था इसलिए, राइट, एंटर। हाँ जी, देखो हाँ जी। तो आपको इसने क्या किया, 3 लाइंस यहाँ पर इसने दे दी। और साथ ही साथ ये क्या हाँ। करता है, आपको फाइल भी बता देता है कि कौन सी फाइल से क्या आउटपुट मिला है। तो इसने बताया india.txt से आपको जो है तो ये 3 आउटपुट मिले, विवेक.txt से आपको ये 3 आउटपुट मिले। तो आप हेड कमांड का हाँ। यूज करके भी एक से ज्यादा लाइंस को रीड कर सकते हो। बात आ गई समझ में? आ गया। चलिए, तो इस तरीके से आप रीड कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो जरा, मैंने कमांड चलाया हेड, उसके बाद india.txt, ये आउटपुट आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, -v ऑप्शन लगा देता हूँ और इंटर। तो अब क्या किया इसने, फाइल का नेम भी प्रेजेंट करके दे दिया। क्यों, क्योंकि ये बता रहा है कि आपकी ये जो फाइल है, इस फाइल का ये आउटपुट है। और आपको आउटपुट में बाय डिफॉल्ट 10 लाइन्स ही मिली है, क्योंकि उसका नेचर क्या है, बाय डिफॉल्ट 10 लाइन्स आपको देता है। समझ में आया? हाँ, ये आपने, हाँ समझ आ गया। ये आपने कल बताया था हाइफन वी से वर्बॉइस नेम दिखाता है वो। बिल्कुल, लेकिन ये -v ऑप्शन सभी जगह सपोर्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है। ओके। ठीक है, अच्छा ठीक है। एक चीज और, हाँ आपने अभी क्वेश्चन पूछा था, कहाँ गया ये कमांड, ये तो इसमें से मैं india.txt का ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये आउटपुट आया, तो इसने क्या किया, नीचे की 3 लाइन छोड़ के दे दिया। क्या किया इसने, हाँ, नीचे की लास्ट 3 लाइन छोड़ कर हाँ। दे दिया, राइट। तो जैसे यहाँ पर ये आउटपुट में आ जाओ, 3 लाइन में क्या क्या, नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर, ये 3 को छोड़ दिया, हाँ, हाँ हैदराबाद जी, तक हाँ जी। आउटपुट आया। लेकिन ऊपर का, हाँ। मान लीजिए मैंने बोला ऊपर की 3 लाइन छोड़ दो, तो क्या करो, फिर प्लस लगाओ, एंटर। ओके, ठीक है। सॉरी सॉरी, हाँ, 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 एक हाँ, ठीक सेकेंड, है। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो गई।
सॉरी ये हेड कमांड में काम नहीं करेगा, ये टेल कमांड में काम करेगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ, कोई ठीक है दिक्कत सर। नहीं। चलिए एक सेकेंड आ जाओ। ये टेल अपनी कमांड हो गई, ओके। उसके बाद कितनी लाइंस चाहिए आपको? 7 लाइंस। तो हाइफन एन 7, तो ये क्या करेगा? 7 लाइंस दे देगा। किससे? india.txt से। कहाँ की? नीचे की 7। तो नीचे की 7 लाइंस कौन सी हो जाएंगी आपकी? 2 3 4 5 6 7। तो दिल्ली से लेके दिल्ली एनसीआर तक ये आपकी 7 लाइंस हो हाँ जी, जाएंगी, हाँ ठीक है। जी। चलो देखते हैं जरा, यही हाँ। आउटपुट आता है क्या? बिल्कुल यही आउटपुट आया, दिल्ली से लेके दिल्ली एनसीआर तक। परफेक्ट। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि मान लीजिए मैं लाइक ऑप्शन चाहता हूँ कि ऊपर की 5 लाइंस छोड़कर सारा रिजल्ट दे दो मुझे, ये 2 लाइंस दे दो, ठीक है। तो मैंने +2 लगाया। अब ये क्या करेगा? हाँ, लिनक्स AWS इन दोनों को ऊपर की छोड़कर 2 बाकी, लाइन छोड़कर हाँ सारा देगा। बिल्कुल, इंटर करो। देखिए देखिए हाँ, लिनक्स को छोड़ा इसने छोड़ दिया। तो 2 लाइन इसने छोड़ के हाँ, AWS से स्टार्ट किया, राइट। तो फर्स्ट लाइन छोड़ हाँ। के सेकंड लाइन से इसने स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये क्या करता है? आपके जितने नंबर ऑफ आप लाइन दोगे उतने लाइंस को ये छोड़ के आपको आउटपुट दे देता है। बात आ गई समझ ओके। में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब इसी तरीके से अगर आपको एक से ज्यादा फाइल को रीड करना हो तो आप रीड कर सकते हो टेल कमांड का यूज करके। जैसे हेड कमांड ने सपोर्ट किया तो वैसे ये भी सपोर्टेड है। बात आ गई समझ में? हाँ, चलिए अब एक इसका रियल यूज केस देखो टेल कमांड का, ठीक है। मैंने क्या बोला? टेल कमांड के थ्रू अपन एक फाइल ओपन करते हैं जो कि होती है var के अंदर, लॉग फाइल के अंदर, मैसेजेस के अंदर syslog करके होती है। मैसेजेस में नहीं है तो फिर syslog में होगी। चलो एक सेकेंड, पहले मैं ls करके देखता हूँ। var के अंदर, लॉग्स के अंदर लास्ट लॉग है, यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको दिखेगा। तो ये है syslog, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टेल कमांड चलाया मैंने और उसके बाद किसके लिए चाहिए? स्लैश यहाँ पर var के अंदर लॉग के, सॉरी var के अंदर लॉग के अंदर syslog, ठीक है, syslog इंटर। देखो तो ये आउटपुट है आपके पास। ये कंटिन्यूअसली अभी रन नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन इसका एक सेकेंड देख लेता हूँ क्या होता है। यहाँ पर जो लॉग वाली फाइल्स हैं आपकी, यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स होती हैं जो आपका क्या करती हैं? डेटा स्टोर करती हैं, मतलब कंटिन्यूअसली लॉग्स जनरेट होते रहते हैं। तो आप उस फाइल के अंदर का जो भी लॉग्स होता है वो आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है, आई थिंक। ठीक है, इसमें नहीं है, हो सकता है ये उबंटू है इसलिए। अगर आप लिनक्स सिस्टम यूज करोगे लिनक्स का, तो उसमें फाइल बनती है var log मैसेजेस करके, ठीक है। var के अंदर लॉग फोल्डर के अंदर मैसेजेस करके फाइल होती है। ये क्या होता है? इसके अंदर कंटिन्यूअसली लॉग्स जनरेट होते जाते हैं। तो मान लीजिए कि जरूरी नहीं है वही फाइल हो, कोई और भी फाइल हो सकती है जहाँ पर कंटिन्यूअसली लॉग जनरेट हो रहा है। तो हमारा एजेंडा क्या है कि जो लॉग्स जनरेट हो रहा है ना, उसको कंटिन्यूअसली बिना फाइल को स्टॉप करे चलते रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? टेल कमांड के साथ -f ऑप्शन यूज कर लेते हैं, ठीक है। f का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली। तो ये क्या करेगा? कंटिन्यूअसली आपकी फाइल को देखता रहेगा। देखो अभी कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि नीचे जो भी लॉग्स आएगा ये आपकी फाइल को अपडेट मतलब दिखाता जाएगा। फाइल कभी बंद नहीं होगी। कब तक? जब तक बंद नहीं करते हैं आप। तो इस तरीके से प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर कई बार हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि कंटिन्यूअसली लॉग्स चेक करना होता है। तो हम लॉग्स चेक कर सकते हैं कि भैया क्या क्या डेटा आ रहा है ना, कोई हिटिंग कर रहा है, कोई गलत पासवर्ड डाल रहा है, जो भी चीज़ें, सारी चीज़ कहाँ? लॉग्स के अंदर आती है। तो ये चीज़ें अपन देख सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी किसी भी फाइल को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है तो आप टेल-f ऑप्शन यूज कर सकते हैं। बात आ गई समझ में? ओके। चलिए हाँ, अब एक और चीज़ देखिए। यहाँ पर ls करता हूँ मैं var के अंदर, लॉग्स के अंदर, ठीक है, लॉग फोल्डर के अंदर। यहाँ पर आपको एक फाइल दिख रही है auth.log। ये क्या करता है? इसके अंदर ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जो भी लॉग्स होते हैं वो आपको मिलता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि मैंने रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा? बताएगा कि आपने कितनी बार रॉन्ग पासवर्ड डाला है। एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, ठीक। मैंने कैट कमांड से ही रीड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। var के अंदर है ये फाइल, var में लॉग के अंदर, लॉग के अंदर किस नाम से? auth.log। देखो ये बता रहा है आपको कि आपका जो लॉगिन है कब हुआ, कैसे हुआ, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको। देखो अभी अपन ने किया तो ये अपन को टाइम बता रहा है कि आपने, सॉरी आज का ये
ठीक है। तो ये देखो 9:30 पे बोल रहा है कि आपने इससे उबंटू से सेशन क्लोज्ड हुआ था रूट यूज़र के लिए। तो इस तरीके से जो भी लॉग्स होंगे ना ये सब आपको देगा। यहीं पर देखिएगा मैंने अगर गलत पासवर्ड डाला होगा कहीं पर तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन भी देगा कि रॉन्ग पासवर्ड इंटर्ड। इसमें अभी है नहीं। चलो एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं लॉग आउट कर गया इससे, ठीक है। अब मैं ज़रा एक बार लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ और जानबूझ के मैंने पासवर्ड रॉन्ग दे दिया, ठीक है। क्या बोल रहा है, ट्राई अगेन रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। मैंने फिर से एक बार डाला, रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया फिर से, अब रॉन्ग पासवर्ड ही डाला मैंने। अब यहाँ पर ज़रा चेक करते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑथेंटिकेशन फेलियर, और लॉग का नाम क्या है, नीरज यूज़र। तो बोल रहा है कि इसने ऑथेंटिकेशन किया, फेल हो गया। कब, देखो 9:32:49, टाइम देख लो 9:33 हो रहा है। इस तरीके से आप अगर रॉन्ग पासवर्ड डालते हो तो क्या होगा कि ये आपको लॉग्स में स्टोर करवा के दे देगा। बात आ गई समझ में? अब देखो यहाँ पर मैंने लॉगिन किया, तुरंत दिखा दिया सेशन ओपन फॉर रूट यूज़र। तो रूट यूज़र के लिए सेशन ओपन हो गया। तो ये क्या होता है, कई बार अनऑथराइज्ड यूज़र अगर आपके सिस्टम को लॉगिन करने की कोशिश करता है तो आपको पता लगाना हो तो आप इजीली पता लगा सकते हो कि किस यूज़र ने रॉन्ग पासवर्ड डाल के लॉगिन करने की कोशिश की। बात आ गई समझ में? हाँ जी। चलिए तो एक सेकेंड, अब आते हैं जरा यहाँ पर एक आपके लिए टास्क है, मैं भी करके बताऊंगा आपको। टास्क क्या है ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास एक फाइल है एक पुलकित सर, जो कि ये क्या है, india.txt। परफेक्ट। इसमें कितनी लाइंस लिखी हुई हैं, 20 लाइंस। परफेक्ट। अब अगर मैं हेड कमांड चलाता हूं तो लाइन नंबर 1 to 10 देगा ऊपर से। अगर मैं टेल कमांड चलाता हूं तो नीचे की 10 लाइंस, मतलब लाइन नंबर 11 या 12 से देगा 20 तक। परफेक्ट, यही आउटपुट मिलना है। मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है, लाइन नंबर सिर्फ और सिर्फ 15 से लेकर 20 तक का आउटपुट चाहिए, या फिर लाइन नंबर 14 से लेकर 16 तक का आउटपुट चाहिए। कैसे हो सकता है, लाइन नंबर 14 to 18 या 12 to 16 ऐसा कुछ भी आउटपुट चाहिए मुझे, मतलब बीच की लाइंस लेके आनी। कैसे ला सकते हैं, ध्यान से देखेंगे अपन। सबसे पहले तो हेड कमांड चलाओगे, कितनी लाइंस लेके आनी है आपको, लाइन -n। नहीं, हाँ -n तो लगाएंगे ही। मैं पूछ रहा हूँ कि कितने लाइंस आपको चाहिए, लाइन नंबर 12 to 16, मतलब टोटल लाइंस मुझे कितनी चाहिए होगी, 16। कहाँ से, india.txt से। पाइप सिंबल लगाया मैंने, टेल कमांड लगाया, -n, और मैंने बोला इसमें से लाइन नंबर 12 से 16, मतलब दैट मीन्स नीचे की 4 लाइंस, तो -n4। तो ये क्या करेगा, आपको 4 लाइंस दे देगा। समझ में आया? लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि लाइन हमारी कितनी है टोटल। हाँ, ये रीड कर सकते हैं ना अपन कैट कमांड से। हाँ हाँ हाँ, वहां से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो आते हैं जरा और इसको करते हैं। तो देखिए मैंने क्या बोला, cat-n india.txt, क्या बोला, 20 लाइन से। आपको टास्क क्या मिला है, लाइन नंबर 12 to 16 लेके आना है। ठीक है, तो देखो मैंने सबसे पहले हेड कमांड चलाया, -n 16 india.txt। तो क्या किया इसने, आपको 16 लाइन दे दिया टोटल, राइट। क्या किया इसने, 16 लाइन्स आपको प्रोवाइड करवा दिया। अब मुझे तो रिक्वायरमेंट थी क्या, लाइन नंबर 12 to 16 चाहिए। दैट मीन्स क्या, 12 to 16 कौन सा होगा आपका, MP2 यहाँ तक, बैंगलोर। ठीक है, बैंगलोर का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो इस तरह, तो मैंने बोला नीचे की कितनी लाइंस, आपको 5 लाइंस और चाहिए। तो इसी में क्या करो, मैनिपुलेशन। तो पाइप सिंबल लगाओ, टेल कमांड -n और 5, तो क्या करेगा, नीचे की 5 लाइंस आपको दे देगा इसमें से फिल्टर करके। देखो तो लाइन नंबर 12 to 16 आपके सामने आ चुकी है। बात आ गई समझ में, किस तरीके से लेके आए अपन। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो हेड एंड टेल कमांड। ये आपका लॉग मॉनिटरिंग या लॉग मैनेजमेंट से रिलेटेड जो होता है बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। समझ में आया? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, अपनी जो कमांड आती वो आती है इको कमांड। क्या, इको कमांड। अभी तक मारुति वाले इको की बैन निकालते थे, अब अपन इको कमांड पढ़ेंगे, राइट। जरा समझते हैं इको कमांड करती क्या है। देखिए, तो इको कमांड के अलग अलग यूज केस होते हैं, लेकिन अपन बात करते हैं
कि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। तो देखो, इको कमांड का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो शेल स्क्रिप्ट में वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, आपने कोई भी ओके, वेरिएबल क्रिएट ठीक है। किया लिनक्स के शेल हाँ स्क्रिप्टिंग हाँ के हाँ अंदर, हाँ और आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है टर्मिनल पे, तो आप इको कमांड यूज़ करेंगे। तो ऐसा फंडा समझ सकते हो, जैसे पाइथन में प्रिंट फंक्शन वर्क करता है, ऐसे ही हाँ, नहीं आपका। वो मैं समझ गया सर। हम, हाँ, हम अपनी पीएचपी में भी इको कमांड यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए। बिल्कुल, ठीक है। तो मेरे को याद नहीं आ रहा हाँ था, हाँ पीएचपी मैंने हाँ। थोड़ा सा पढ़ा था, पीएचपी का प्रोजेक्ट बनाया था कॉलेज टाइम पे, ठीक है। तो इको कमांड अच्छा से अच्छा अपन अच्छा। क्या कर सकते हैं, टर्मिनल पे कुछ भी प्रिंट करना हो तो आप यूज हाँ, कर सकते हो इको कमांड। प्रिंट का, हाँ, वेरिएबल को प्रिंट करते हैं हम उसमें। बिल्कुल राइट। जैसे हम पाइथन में प्रिंट प्रिंट से वेरिएबल, प्रिंटेड सेट हम डिक्लेयर करते हैं, बिल्कुल, प्रिंट करते हैं वेरिएबल प्रिंट को, फंक्शन से उसको। जैसे अपन हाँ टर्मिनल पे कुछ भी प्रिंट करते हैं, हाँ जी, हाँ वैसे जी, यहाँ हाँ जी, हाँ इको जी। करते हैं। हाँ चलिए, अब दूसरा यूज हाँ केस क्या है कि अगर आपको कोई मैसेज प्रिंट करना हो नॉर्मली स्क्रीन पर, तो भी आप इको कमांड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी हाँ। तरीके से अगर आप इको कमांड का यूज करके किसी फाइल में कोई डेटा डालना चाहते हो, वो काम भी आप कर सकते हो। चलिए, ये तो सारे यूज केस हैं, आते हैं और प्रैक्टिकल देखते हैं इसका। सबसे पहला देखो, मैंने क्या बोला, यहां पर लिख रहा हूं सर्वर विल रिबूट आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट। क्या बोल रहा है, कमांड नॉट फाउंड। वो समझ रहा है कि ये पूरी कमांड है और उसको ये पता नहीं लग रहा है कि ये मैसेज है, लेकिन मैं चाहता हूं ये तो एज अ मैसेज प्रिंट होना चाहिए स्क्रीन पे, राइट। तो यहां पर क्या करोगे, एज अ इको कमांड यूज कर लोगे। तो मैंने लिख दिया इको एंटर, देखो प्रॉपर मैसेज प्रिंट होके आ गया आपके टर्मिनल पे, राइट। इसको थोड़ा सा और अच्छा लुक देना है, एज अ मैसेज ही आपको देना है, तो यहां पर आप क्या करो, डबल क्वेटेशन में डाल दीजिए। तो ये आपको प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि हाँ आपने मैसेज प्रिंटिंग के लिए दिया है। समझ में आ गया। अब अगर मैं बोलूं कि क्या हम इको कमांड से किसी फाइल के अंदर डेटा डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। कैसे, वही कैट कमांड का ही तरीका है, बस आपको ग्रेटर देन और डबल ग्रेटर देन यूज करने। तो जैसे मान लीजिए कि इको कमांड से मैंने ये डेटा लिखा, इसको मुझे क्या करना है, india.txt वाली फाइल में ऐड करवाना है। तो मैंने डबल ग्रेटर दे दिया india.txt, इंटर कैट करके जरा दिखाता हूं आपको india.txt। तो आप देख सकते हो मेरी जो लाइन थी, जो मेरा मैसेज था, वो ऐड हो चुका है फाइल में। तो आप डबल ग्रेटर देन लगाओगे तो ये आपकी फाइल में ऐड कर देगा, अपेंड कर देगा डेटा को। और अगर आप सिंगल ग्रेटर देन लगाओगे तो पुराने डेटा को इरेज करके सिर्फ नया डेटा दे देगा। बात आ गई समझ में। हाँ। चलिए, ये आपका कैट का तरीका था। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखो एक चीज करता हूं, यहाँ पर मैंने इको करके लिखा वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसा कुछ लिखता हूं, ठीक है। इको द वैल्यू ऑफ एक्स इज, और इतना लिखा मैंने। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डॉलर एक्स लगाता हूँ। क्या करता हूँ, डॉलर एक्स, और इंटर। क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, और कुछ आउटपुट आया क्या, नहीं आया, राइट। तो ये इको कमांड ने क्या किया, आपका पूरा सिंटेक्स प्रिंट कर दिया, बट ये डॉलर एक्स कहाँ गायब हो गया। तो डॉलर जो है वो आपका वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि ये आपका वेरिएबल है, और एक्स जो है उसकी जो भी वैल्यू आप रखोगे वो प्रिंट करके देगा। तो शेल स्क्रिप्टिंग जब हम करते हैं उस टाइम पे वेरिएबल की वैल्यू फिक्स होती है। तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा लिनक्स एनवायरनमेंट है। तो मैंने बोला एक्स की वैल्यू मैं रख देता हूँ 2025, इंटर। और अब ये ऊपर वाला सिंटेक्स मैंने रिपीट किया, क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2025। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा यूज होता है। बात आ गई समझ में। हाँ। चलिए, ठीक है। अच्छा, शेल स्क्रिप्टिंग का यूज होता है क्या सर वैसे, या एनसिबल से हो जाता है आपका? यूज होता है, बट क्या होता है कि कई लोग एनसिबल पढ़ते हैं तो एनसिबल के साथ साथ शेल स्क्रिप्टिंग भी कवर हो जाता है, तो इतना कुछ टफ नहीं होता। कुछ चीजें होती हैं, जैसे मेरे एनवायरनमेंट में जो है शेल स्क्रिप्टिंग का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें सिस्टम हार्डनिंग करनी होती है। तब सिस्टम हार्डनिंग का मतलब क्या होता है कि आपके सिस्टम में कोई भी अननेसेसरी सॉफ्टवेयर है, अननेसेसरी कोई भी चीजें जो यूज नहीं हो रही है, कोई फाइल हो सकती है, कोई फोल्डर हो सकता है, तो उन सबको इरेज कर देता है आपका। तो वो आपका कहलाता है सिस्टम हार्डनिंग, मतलब सिस्टम एकदम सिक्योर हो चुका है। तो उस केस के लिए हम लोग शेल स्क्रिप्ट यूज करते हैं, जो क्या करता है आपके सिस्टम पे, सर्वर पे
घूम घूम कर जो भी अननेसेसरी अनयूज्ड फाइल है उन सबको फाइंड आउट करेगा और सब इरेज करता जाएगा। समझ में आया? ठीक है। चलिए, हाँ। तो इस तरीके से अब यहाँ पर देखो आप क्या करते हो, ls कमांड चलाते हो तो आपको इस तरीके से सारे फाइल और फोल्डर दिखते हैं। इको का एक यूज केस देखो, इको स्टार इंटर, देखो जितनी भी फाइल्स हैं सब आपको आउटपुट में दे दिया, सिर्फ फाइल्स आपको फोल्डर नहीं देगा ये। ओके। समझ में आए? तो इस तरीके से कर सकते हो। अच्छा, हाँ। अब यहाँ पर देखो एक और चीज, यहाँ पर मैंने क्या किया, इको और उसके बाद मैंने इसके अंदर लिखा लाइक लिनक्स, उसके बाद AWS और उसके बाद टेराफॉर्म, इतना लिखा मैंने और इंटर किया। क्या कर रहा है, सेम लाइन में दे रहा है। मैंने बोला सेम लाइन में नहीं चाहिए मुझे, अलग लाइन में चाहिए, ठीक है, सॉरी, हाँ चलो अलग लाइन में लेके आना है। तो क्या करो, यहाँ पर आप /n ऑप्शन लगा सकते हो, /n यहाँ पर हो गया, उसके बाद /n यहाँ पर भी आप लगा सकते हो, सॉरी कहाँ गया, यहाँ पर भी आप लगाओ /n इंटर। तो देखो आ चुका है, एक सेकंड कुछ मिस्टेक हो गई, सॉरी स्पेस नहीं स्पेस आएगा। नहीं ठीक है वो तो, यहाँ पर क्या है कि स्पेस तो दे ही देंगे अपन, ठीक है, स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर स्पेस दे दो मान लीजिए, और यहाँ पर भी आप स्पेस दे दो, इंटर। तो ये क्या कह रहा है जरा समझो, आपको यहाँ पर ना -e ऑप्शन यूज करना पड़ता है, ये ऑप्शन मिसिंग हो गया था यहाँ पर, इको के साथ -e ऑप्शन लगाओ। अब देखो आ गया। ओके। तो इस तरीके से आप इसका क्या काम है सर, -e से तो ये लाइन स्पेस और /n का क्या काम है यहाँ पे? सॉरी, जब आपको अभी देखो आपने हाँ। -e लिखा है तो उसने उसको अलग अलग नेक्स्ट लाइन में कर दिया, तो यहाँ पर /n का क्या काम है यहाँ पर? /n से ये पता चलता है कि इस वर्ड को एक नई लाइन में प्रिंट करना है, इसको भी एक नई लाइन में प्रिंट करके अच्छा देना। अच्छा। -e बोलता है मैं तब जब मुझे ये यूज करोगे तभी ये समझ पाएगा कि n का मतलब क्या है। अगर आप -e हाँ, ऑप्शन मैं यूज समझ नहीं गया करोगे कि तो एक- इसको हाँ, पता नहीं लगेगा -e कि हाँ, मैं /n समझ क्या गया है। कि हाँ हाँ मैं समझ गया, इसका मतलब ये है कि -e का मतलब ये है कि आपको नेक्स्ट लाइन करनी है, लेकिन कहाँ कहाँ पर करनी है उसके लिए हमें /n यूज कर सकते हैं। सॉरी, जैसे -e तो ये हमें बता रहा है कि हमें लाइन सेपरेट करना है, लेकिन कहाँ कहाँ पर करना है वो हमें /n बता रहा है। बिल्कुल हाँ, नहीं, यहाँ पर ये ठीक है आपने बोला, लेकिन -e ये नहीं बता रहा है कि आपको लाइन अलग करनी है। -e ये बोल रहा है कि यहाँ अच्छा। पर कुछ स्पेशल सिंबल यूज हो रहे हैं, उन सिंबल का जो प्रॉपर प्राइमरी वर्क है वो करवाओ। जैसे यहाँ पर आप ओके 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 ठीक है। -n की जगह -t लगाओगे तो भी ये करेगा, हाँ। लेकिन क्या करेगा, -t जब आप लगाओगे तब हॉरिजेंटल टैब दे देगा। देखो तो इसने क्या किया, अब स्पेस दिया, और अगर आप यहाँ पर -t नहीं लगाते हो, ठीक है, ये हटा दो और -e ऑप्शन भी हटा दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, इतना स्पेस दे रहा है, लेकिन अगर आप -t लगाते हो तो प्रॉपर टैब स्पेस के साथ आपके रिजल्ट को देता है। तो अगर आप t लगाओगे तो t से क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल में देगा, और अगर आप -n लगाते हो तो क्या करेगा, नई लाइन में दे देगा, जिसे आप वर्टिकल समझ सकते हो। हाँ जी हाँ जी। समझ में आया? तो ये इतने सारे हाँ, यूज समझ केस हैं आपके इको कमांड के, बात आ गई समझ में? अच्छा, हाँ। अब यहाँ पर आपने हॉरिजॉन्टल ले लिया, मान लीजिए मुझे वर्टिकल लेना हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर -v ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो। जैसे देखें आप, तो यहाँ पर आ जाइए, -t की जगह -v लो, सॉरी -v बोल रहा हूँ, /v, ओके, इंटर। देखो तो इस लाइन के बाद पूरा इसने क्या किया, स्पेस दिया, फिर इस लाइन के बाद स्पेस दिया, फिर इस लाइन के बाद स्पेस दिया। तो ये अगर आपको ऐसे कुछ वर्टिकली प्रिंट कराना हो पैटर्न टाइप में तो आप -v ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ओके ठीक है सर। बात आ गई समझ? चलिए, हाँ समझ में आ तो गया। ये था आपका इको कमांड। नेक्स्ट आते हैं अपन cp कमांड के बारे में। cp कमांड क्या होती है जरा समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक फाइल है या फोल्डर है, उसको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में कॉपी करना है। जैसे विंडो में होता है, आप एक जगह से उठा के डेटा दूसरे जगह पे डालते हैं, तो आप क्या करते हैं, cp कमांड की जगह पे कॉपी पेस्ट करते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर विंडोज़ पे दिखाऊं, मैंने बोला मेरी ये फाइल है, ये फोल्डर है, इसको मुझे क्या करना है, यहाँ से उठा के इस पर डालना है। क्या करूँगा, कॉपी करूँगा यहाँ, और इसके अंदर आऊँगा और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, राइट। तो ये यहाँ पर आ चुका है।
देखो तो आ चुका है। तो मैंने बोला इस तरीके से अगर मुझे करना हो लिनक्स में तो कैसे करेंगे, तो उस केस के लिए हम यूज़ करते हैं सीपी कमांड। क्या करते हैं, सीपी कमांड। तो सीपी से आप फाइल को, फोल्डर को, दोनों को कॉपी कर सकते हो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ mkdir करके डेस्टिनेशन नाम से। ओके, कुछ भी नाम ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला डेस्टिनेशन नाम से फोल्डर बना रहा हूँ। अब इस फोल्डर के अंदर मुझे क्या करना है, डेटा डालना है। कोई भी डेटा डाल सकते हो, लाइक मैंने बोला india.txt को डालना है। क्या करो, cp हो गई कमांड। उसके बाद इसका जरा सिंटेक्स समझो cp कमांड का, ठीक है। सबसे पहले चलती है आपकी cp कमांड, आफ्टर दैट आता है ऑप्शन। कोई ऑप्शन यूज करना है, लाइक -v -r -p ऐसा कुछ करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे आप, सोर्स कहाँ से उठा के डालना है और उसका डेस्टिनेशन कहाँ पर डालना है। बात आई समझ में। तो कहाँ से कॉपी करना है और कहाँ कॉपी करना है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो आ गए अपन अब सर इसमें हम कॉपी, हाँ बोलिए। कॉपी अब हम इसमें चाहे फोल्डर करें चाहे फाइल करें, ये मैटर नहीं करता है। बिल्कुल, बस एक ध्यान रखना है जो अपन ने rm कमांड में सीखा था कि अगर आपको फोल्डर में कुछ वर्क करना हो तो -r ऑप्शन यूज करते हैं। सेम चीज यहाँ पर भी है। हाँ जी, हाँ जी। कि अगर आप कॉपी करवाना चाहते हो डायरेक्टरी को तो आपको -r ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। ओके, समझ में आई बात। चलिए हाँ तो आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैंने बोला मुझे क्या करना है, इस linux.py, ये आपके सामने फाइल दिख रही, इसको कॉपी करना है कहाँ पर, डेस्टिनेशन। पहले ls करके दिखा देता हूँ डेस्टिनेशन को। देखो डेस्टिनेशन के अंदर कोई भी डेटा नहीं है। मैंने क्या बोला, कॉपी करना है किसको, linux.py को। cp हो गई कमांड, आफ्टर दैट -v ऑप्शन लगा सकते हो, v फॉर वर्बोस, वही जो अपन ने हेड कमांड में भी देखा, पहले भी देखा। हाँ तो यहाँ पर भी सपोर्टेड है। कई बार होता है सपोर्टेड नहीं होते हैं, तो ऑप्शन देखने के तरीके मैंने आपको बता दिया है, हाइफन हेल्प ऑप्शन से। देखो तो इससे आपको ये दिखा देगा कौन सा ऑप्शन सपोर्टेड है कौन सा नहीं। लाइक देखो वी फॉर वर्बोस बता रहा है, एक्सप्लेन व्हाट इज बीइंग डन, मतलब क्या काम हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए -v ऑप्शन यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए तो मैंने क्या किया, cp किया, -v ऑप्शन लगा दिया। linux.py को करना है कहाँ पर, डेस्टिनेशन नाम के डायरेक्टरी पे। दिखा दिया इसने कि ये जो आपका linux.py है, ये वाला linux.py, ये कॉपी हो चुका है कहाँ पर, डेस्टिनेशन के अंदर। ls करके देखते हैं जरा डेस्टिनेशन के अंदर, तो हमारा डेटा आ चुका है बिल्कुल आराम से, परफेक्ट। तो इस तरीके से कर सकते। अब यहीं पर मैं देखता हूं कि मेरे पास कोई फोल्डर है क्या, बिल्कुल। मैंने बोला यस, पुलकित नाम से एक डायरेक्टरी है मेरे पास, इसको कॉपी करना है कहाँ पर, डेस्टिनेशन के अंदर। कमांड तो सेम है, उसका -v ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। किसको कॉपी करवाना, मैंने बोला पुलकित को। कहाँ पर, मैंने बोला डेस्टिनेशन के अंदर। इंटर। क्या बोल रहा है, ओमिटिंग डायरेक्टरी पुलकित, मतलब ये आपका डायरेक्टरी है और बोल भी रहा है आर नॉट स्पेसिफाइड। तो -r ऑप्शन यहाँ पर आपने नहीं लगाया है, तो आप r ऑप्शन लगाओ। तो -r भी लगा सकते हो या vr भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया vr और इंटर। तो देखो इसने दिखा दिया कि आपकी ये डायरेक्टरी कॉपी हो चुकी। कैसे पता लग रहा है, ls करके देख लो डेस्टिनेशन के अंदर, तो आपको दिखा रहा है कि ये पूरा डेटा आपका कॉपी हो चुका है, मतलब पुलकित नाम की डायरेक्टरी का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है, जरा यहाँ पर देखो आप, cp -हेल्प ऑप्शन और यहाँ पर -p ऑप्शन देखना आप ध्यान से। p कहाँ गया, p ऑप्शन, ठीक है। सेम एज प्रिजर्व मोड ऑनरशिप टाइम स्टैम्प, प्रिजर्व द स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। तो इसका बोलने का मतलब क्या है वो समझो। जैसे आपका कोई टाइम स्टैम्प है, ठीक है, फाइल का। जैसे यहाँ पर आ जाओ, ls करके, सॉरी पहले cd करके डेस्टिनेशन में आता हूँ, ls-l करता हूँ, तो 2 डायरेक्टरीज है, ठीक है। तो स्टेट कमांड से मैंने बोला linux.py का क्या डेटा है वो देख लो, और उसके बाद पुलकित नाम की जो डायरेक्टरी है इसकी क्या टाइम स्टैम्प है वो देख लो। देखो दोनों का टाइम स्टैम्प अलग अलग है। इसका 9:49 और इसका 9:50 तो मैं चाहता हूं कि इसकी परमिशन जो हो सब कुछ सेम हो जाए, राइट। जो पहले वाले की है वही क्या हो, दूसरे वाले की भी हो जाए। तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, -p ऑप्शन का यूज कर सकते हो। बात आ गई समझ में, क्या कर सकते हो, -p ऑप्शन का यूज कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने क्या किया, एक फाइल बनाता हूँ vim करके, file1, ओके।
डॉट टी एक्स टी। इसके अंदर मैंने डेटा लिखा दिस इज माई फाइल 1, ठीक है। इसको मैंने सेव किया। उसके बाद मैंने क्या बोला, यहाँ पर फाइल 2 करके क्रिएट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैंने लिखा दिस इज माई फाइल 2। सेव किया मैंने, बाहर आ गया। अब यहाँ पर आ गए फाइल 1 फाइल 2। अब दोनों का टाइम स्टैम्प देखते हैं जरा स्टेट कमांड से, फाइल 1 और फाइल 2, सॉरी फाइल 1 एंड फाइल 2 का। तो फाइल 1 डॉट टी एक्स टी है और फाइल 2। तो देखो फाइल 1 का एक्सेस टाइम कितना, 9:52:25 सेकेंड, इसका कितना 36 सेकेंड। तो मैं क्या चाहता हूँ कि कभी कंटेंट को कॉपी करना हो पहले वाले का दूसरे वाले में, और क्या हो डेटा भी, सॉरी टाइम स्टैम्प भी कॉपी हो जाए, तो क्या कर सकते हो यहाँ पर CP-P और उसके बाद फाइल 1 का डेटा मुझे क्या करना है, फाइल 2 में कॉपी करवाना है, ठीक है। एंटर। अब कैट करो फाइल 1 के अंदर का जो डेटा था वो क्या है, तो ये दिस इज माय फाइल 1, और फाइल 2 के अंदर का डेटा देखना है तो देखो क्या आ रहा है, दिस इज माय फाइल 1। तो फाइल 2 का जो डेटा, सॉरी फाइल 1 का जो डेटा है उसने क्या किया, फाइल 2 में कॉपी करवा दिया। अब सेम चीज यहाँ पर स्टेट कमांड से क्या करो, फाइल 1 डॉट टी एक्स टी एंड फाइल 2 डॉट टी एक्स टी और इंटर। तो देखो अब दोनों का एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम आपको सेम हो गया होगा, देख रहे हो, ये और ये भी आपका सेम हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉपी करवा सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, परमिशन भी कॉपी कर देता है ये, साथ साथ क्या करता है, परमिशन भी कॉपी करवा देता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ काम करना हो तो आराम से कर सकते हो। बात आ गई समझ में? ठीक है। चलिए, अब उसके बाद आपको क्या करना हो, कभी फाइल 1 से फाइल 2 में कोई डेटा कॉपी करना हो, क्या करना हो, फाइल 1 से फाइल 2 के अंदर कोई डेटा कॉपी करना हो तो भी आप करवा सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, -u ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दिखाता हूँ आपको -u ऑप्शन के बारे में, थोड़ा सा आ जाइए। देखो क्या बोल रहा है, अपडेट इक्विवेलेंट टू अपडेट ओल्डर। तो ये क्या करता है कि आपका अगर सोर्स फाइल न्यू हुई और डेस्टिनेशन क्या हुआ, ओल्ड हुआ, तो ये डेटा को कॉपी करवा देगा, अदरवाइज नहीं करवाएगा। बात आई समझ में? नहीं सर, दोबारा बताओ एक बार। जैसे अपन ने एक फाइल बनाई आज, एक फाइल बनाई कल, मतलब अपकमिंग डेज में, टुडे एंड टुमारो। तो अगर आप क्या कर रहे हो, टुडे वाली फाइल का डेटा क्या कर रहे हो, टुमारो वाली फाइल में कॉपी कर रहे हो, तो नहीं होगा। कब, जब आप -u ऑप्शन यूज करते हो। लेकिन अगर आप टुमारो वाली, मतलब जो न्यू क्रिएटेड हुई है, उसको ओल्ड वाले में डालना है तो चला जाएगा। कब, जब आप -u ऑप्शन यूज करोगे। ओके, ठीक है, समझ में आए? तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। तो इसका सिंटेक्स सिंपल सा है, इसको आप करना, ठीक है। मैंने बताया ऑप्शन CP-u। उसके बाद अगर आपने old.txt फाइल है आपके पास और इसको क्या कर रहे हो, new.txt में डेटा डाल रहे हो, नहीं जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख दिया नो चेंज। हाँ, ओके, क्यों? अगर आप नई वाली से कर रहे हो पुराने में तो चला जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप CP-u new.txt को क्या करते हो, old.txt में डालते हो तो चला जाएगा। हाँ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया चेंज ड्यू टू सोर्स फाइल इज न्यू, ये मैंने लिख दिया। बात आ गई समझ में? हाँ। तो इस तरीके से ये आपका वर्क करता है। कौन सा, CP कमांड। इसमें नो चेंज कर देगा आपको, अगर आपकी फाइल क्या है, ओल्डर है डेस्टिनेशन वाले से, तो इसमें कॉपी कर देगा। अगर आपकी क्या है, फाइल न्यू है, ओल्डर है, मतलब डेस्टिनेशन ओल्ड है और कॉपी वाला न्यू है, तब। बात आ गई समझ में? हाँ। चलिए, नेक्स्ट आता है आपके पास MV कमांड। क्या आती है, MV कमांड। अब कॉपी करना अपन ने सीख लिया। मान लीजिए मुझे डेटा मूव करना हुआ है एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर पे, तो हम क्या करते हैं, MV कमांड का यूज करते हैं। MV कमांड सिंटेक्स सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, MV कमांड के दो यूज केस होते हैं। पहला होता है डेटा मूव करता है, दूसरा रीनेम करने के लिए भी यूज की जाती है।
अब बात आती है सर ये डेटा मूव कब करता है और रीनेम कब करेगा। सिंटेक्स क्या होता है, एमबी कमांड आफ्टर दैट सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ऑप्शन भी यूज कर सकते हो जैसे अपन सीपी कमांड में कर रहे थे, राइट। तो मैंने लिखा एमबी, विवेक को कॉपी करना कहाँ पर, पुलकित के अंदर, सॉरी कॉपी बोल रहा हूँ, मूव करना है, ठीक है, पुलकित के अंदर। तो देखो अगर विवेक नाम की डायरेक्टरी या फाइल अवेलेबल है और पुलकित नाम का डायरेक्टरी भी अवेलेबल है, तो क्या करेगा, विवेक को उठाकर मूव कर देगा कहाँ पर, पुलकित पर। लेकिन अगर पुलकित अवेलेबल नहीं हो तो क्या करेगा, विवेक का नेम कर देगा पुलकित। समझ में आया? तो अगर हाँ समझ आ गई। जैसे यहाँ पर देखो मेरे पास यहाँ पर मनाली और जम्मू एंड कश्मीर नाम के कोई फाइल या फोल्डर नहीं है। मैंने क्या किया, mkdir जम्मू और mkdir कश्मीर, ठीक है, ये मैंने बना दिया। ls करके देख रहा हूँ मैं तो दिख रहा है बिल्कुल, जम्मू भी आ गया मेरे पास एंड कश्मीर भी आ गया, परफेक्ट। अब मैंने क्या बोला, mb हो गई कमांड, उसके बाद क्या करना है, जम्मू को उठाकर मैंने बोला डाल दो कश्मीर में, चला गया। ls करके देखो तो यहाँ से आपका जम्मू गायब हो गया, ओनली कश्मीर अवेलेबल है, राइट। ls करके देखो कि कश्मीर तो डेटा दिख रहा है, लेकिन अब मैंने बोला कश्मीर तो है लेकिन श्रीनगर दिख रहा है क्या मुझे यहाँ कहीं पर, नहीं दिख रहा। मैंने क्या बोला, एमबी और कश्मीर का नाम क्या करना है मुझे, श्रीनगर, ठीक है। तो कश्मीर को क्या करो, डाल दो कहाँ, श्रीनगर में। तो अब ये डाल पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि कश्मीर तो अवेलेबल है लेकिन श्रीनगर जहां मूव करना है वो चीज अवेलेबल नहीं, तो क्या करेगा, कश्मीर को रीनेम कर देगा श्रीनगर में। एक सेकेंड, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगी क्या, हाँ वो स्पेलिंग वही है उसमें, ठीक है, एम के बाद एन था ये, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। हाँ 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 चलिए ठीक है, अभी देख लो, ls किया मैंने, mv हो गई कमांड, इसको कश्मीर को कॉपी करना है कहाँ पर, श्रीनगर। तो श्रीनगर में डेटा ही नहीं, मतलब श्रीनगर नाम की कोई डायरेक्टरीज नहीं है, राइट। तो ये क्या करेगा, आपको एरर दे देगा, सॉरी एरर बोल रहा हूँ, रीनेम कर देगा। देखो कश्मीर गायब हो गया, श्रीनगर आ गया, मतलब रीनेम कर दिया उसने उसको, बिल्कुल, तो रीनेम हो गया। अब ls करके देखो तो डेटा जो पहले कश्मीर में था वही डेटा श्रीनगर में दिखा, क्योंकि सिर्फ नेम चेंज हुआ, डेटा वही है, ठीक है, समझ में। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, इसको कॉपी वगैरह भी, सॉरी कॉपी बोल रहा हूँ, मूव करवा सकते हो और रीनेम भी करवा सकते हैं आप, ठीक है सर, समझ में आया। हाँ, इसी तरीके से यहाँ पर हाइफन हेल्प ऑप्शन चलाओ तो आपको बहुत सारे इसके ऑप्शंस भी दिखेंगे, जिनमें से 2-3 ऑप्शन है आपके पास जो कि यूजफुल होते हैं। एक तो ये -u वाला ऑप्शन जो मैंने cp कमांड में बताया, उसका v फॉर वर्बोस वाला यूज कर सकते हो आप, और एक और आता है यहाँ पर -i ये वाला। तो ये क्या करेगा, ओवरराइट करने से पहले बताएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपका डेटा ओवरराइट हो जाता है, मतलब पुराना डेटा इरेज करके न्यू चला जाता है, तो उस चीज से बचने के लिए -i ऑप्शन का यूज कर सकते हो, ओके, ठीक है, जैसा भी हमारे साथ हुआ था, बिल्कुल। अब यहाँ पर -n ऑप्शन है, नो क्लोवर, इसके बारे में आगे अलग पढ़ेंगे, सेपरेट टॉपिक है नो क्लोवर का। नो क्लोवर क्या करता है, आपके डेटा को या फाइल को ओवरराइट होने से बचाता है, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना हो, ओवरराइट से सेफ रखना हो अपने फाइल या डायरेक्टरी को, तो अपन नो क्लोवर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है सर, समझ में आया। तो किस तरीके से आप मूव कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन था। अच्छा, अब लिनक्स की दुनिया में हमारे पास ना एक और ऑप्शन होता है रीनेम करने का, जो कि क्या होती है, खुद रीनेम कमांड होती है, ठीक है। रीनेम कमांड से भी आप रीनेम कर सकते हो। सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले रीनेम कमांड चलती है, उसके बाद ओल्ड नेम आता है, देन न्यू नेम आएगा, और आफ्टर दैट फिर ओल्ड नेम आएगा फॉर कंफर्मेशन पर्पस। तो इस तरीके से भी आप रीनेम कर सकते हो, ठीक। लेकिन एक चीज और याद रखना है कि बाय डिफॉल्ट उबंटू के अंदर रीनेम कमांड नहीं होती है, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे कि आप कुछ सॉफ्टवेयर, जैसे आप मार्केट से लैपटॉप खरीद के लाते हो, आपके लैपटॉप में VLC मीडिया प्लेयर नहीं होता है, आप उसको इंस्टॉल करते हो, राइट। वर्चुअल बॉक्स नहीं होता, आप इंस्टॉल करते हो। ऐसे ही अपन को कोई कमांड नहीं होती है तो इंस्टॉल करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपके पास रीनेम कमांड नहीं होती बाय डिफॉल्ट, लेकिन रीनेम के बदले AWS का बोल रहा हूँ, ये उबंटू
आपको क्या करता है, rename.ul ये कमांड सपोर्ट करता है। ओके, ठीक है, तो अगर यहाँ हमें इंस्टॉल नहीं करना है तो rename.ul हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो rename.ul का ये सिंटेक्स होता है। तो आपको रीनेम की ठीक है। जरूरत नहीं है, यहाँ पर rename.ul का यूज करें, इससे आपका डेटा आराम से रीनेम हो जाएगा बिना इंस्टॉलेशन के। समझ ठीक में आ है। गई बात? हाँ, लेकिन रेड हैट सेंटोस में अगर आप यूज कर रहे हैं या अमेजोन लिनक्स में, तो वहां पर आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, बाय डिफॉल्ट रीनेम कमांड अवेलेबल होती है वहां पर। ठीक है सर। ऐसा बस ये क्यों? उबंटू में ही हमें rename.ul लिखना पड़ता है बस। बिल्कुल, उबंटू हो गया, डेबियन हो गया इसमें, क्योंकि उबंटू जो है आपका वो डेबियन का वर्जन बोल सकते हो या डेबियन से इंपोर्ट किया गया है, और जो आपका Okay. सेंटोस है, अमेजोन लिनक्स है, ये आपके रेड हैट से यूज किए गए हैं, रेड हैट का देखकर बनाया गया है। तो रेड हैट की जो रेपोजिटरी होती है उसका यूज करके जो बनाए जाते हैं उनमें रीनेम कमांड पहले से होती है, और जो डेबियन का यूज करके बनाए जाते हैं उनमें rename.ul होता है। बात आ गई समझ में? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल अपन इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा rename.ul वाले, फिर उसके बाद अपन ग्रेप और फाइंड कमांड के बारे में कल बात करेंगे। ठीक है। ठीक है, ग्रैप, फाइंड और AWK जो होती है। हाँ AWK तो आगे बाद में बात करेंगे, AWK अच्छा। SED, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक तो है सर। सॉरी BIM अभी स्किप हो गया ना, कल BIM पढ़ेंगे पहले। हाँ, कल भी किया है पढ़े। हाँ, हाँ क्योंकि हाँ हाँ, BIM वो ठीक इंपॉर्टेंट है फाइल में डेटा वगैरह लिखने के लिए, ठीक है। है। हाँ